किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ तो लगता है कि सारी दुनिया कहीं आने जाने में लगी हुई है। यहाँ किसी को लेने जाओ और इंतज़ार करो तो उसका अलग ही मज़ा है। देखते रहो लोगों को आते जाते, उनकी गतिविधियाँ, अलग ही आनंद होता है इन सब को देखने का। कौन से स्टेशन पर कौन मिलेगा और कौन बिछड़ेगा कुछ नहीं पता, किसका साथ कितनी देर तक और कितनी दूर तक ये भी नहीं मालूम। किसकी यादों के फूल सदा सुगंध बिखेरते रहेंगे और किसके कांटे बनकर सदा चुभते रहेंगे, ये भी सदस्य ही रहता है। एक बार बिटिया कानपुर गई थी, मैं उसे लेने के लिए स्टेशन गई थी। ट्रेन 3 घंटे देरी से आनी थी। मैं एक उपन्यास ले गई थी। प्लेटफॉर्म पर स्टॉल से कॉफ़ी खरीदी और उसे पढ़ने की जगह ढूंढने लगी। कोने की एक बेंच पर एक बुज़ुर्ग और लगभग 3-4 साल का एक छोटा बच्चा बैठे हुए थे। बाकी सब जगहें भरी हुई थीं। मैं वहीं चली गई और उनके साथ बैठ गई। वे बुज़ुर्ग उस बच्चे के साथ खेलने में लगे हुए थे। बच्चा बड़े प्यार से खिलखिलाकर उनके साथ खेल रहा था। ये देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और मैं मुस्कुराते हुए दूसरे कोने में बैठ गई और उपन्यास पढ़ने की कोशिश करने लगी। पर उस बच्चे की खिलखिलाती हुई हंसी से मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ चला जाता। उन बुज़ुर्ग को ठेठ देहाती पहनावा होने के बावजूद वे एक संपन्न और संप्रभुत परिवार के लग रहे थे। सफ़ेद धोती कुर्ते और सफ़ेद बड़ी सी पगड़ी लपेटे, बड़ी बड़ी सफ़ेद रोबीली मूछें और आँखें में काले प्रेम के चश्मे का उनका तेजस्वी व्यक्तित्व झलक रहा था। बैठे हुए होने पर भी उनकी कदकाठी ऊंची ही लग रही थी। लंबे लंबे पैरों में काली चमकदार जूतियां सजी थीं। वे देहाती नहीं, बहुत पढ़े लिखे लगे। बच्चे को वे भैभव कर बुला रहे थे। इतने में बच्चा पानी मांगने लगा तो उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। वो खाली थी। वे पानी की बोतल लेने जाने लगे तो मैंने उन्हें अपना पानी की बोतल देते हुए कहा, ये अभी खरीदी है, आप इसी से ही पिला दीजिए। उन्हें संकोच हुआ पर मेरे बार बार कहने पर उन्होंने मेरी बोतल से थोड़ा पानी अपनी बोतल में से लेकर भैभव को पानी पिला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, कौन सी ट्रेन का वेट कर रही हो? मैंने कहा, गरीब रथ, मेरी बेटी आ रही है कानपुर से। और आप? वे बोले, मैं भी गरीब रथ का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी बहू यानी इसकी माँ भी कानपुर से ही आ रही है, उसे लेने आए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ससुर अपनी बहू को लेने आए हैं। मैंने पूछा, क्या अपने मायके से आ रही हैं? वे बोले, नहीं, उसका इम्तिहान था वहाँ सिविल सर्विस का। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लेने आए हैं। उनके पति कहीं बाहर हैं क्या? इसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वो केवल आंखों में अश्रु भरने वाला ही था। उन्होंने कहा, भैभव के पिता कैप्टन विक्रम सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं। फ़ौज में था मेरा बेटा और कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान शहीद हो गया। वैभव तब 2-3 महीने का ही था। मेरा बड़ा बेटा भी आर्मी में था और वो भी सियाचिन बॉर्डर पर हमले में शहीद हो गया था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। विक्रम की शादी धूमधाम से की थी पर वो भी इस संसार में नहीं रहा। ये कहकर वे चुप हो गए। मन विचलित हो गया। ये सुनकर मैंने पूछा, आपके घर में और कौन कौन हैं? वे बोले, मेरी पत्नी तो बहुत पहले ही चल बसी थी। मैं खुद फौज में था पर बिन माँ के बच्चों को पालने के लिए सेवानिवृत्त हो गया। आज मैं अपनी बहू के साथ रहता हूँ और अपने इस नन्हे से पोते को खिलाता रहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, बहू को अपने मायके जाने को कहा पर वो नहीं मानी। कहती है, पापा आपके साथ ही रहूँगी। आपके बच्चों ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती? अब उसने
एमए किया और सिविल सर्विस के लिए तैयारी की। मेरी बड़ी सेवा करती है। अब मेरा इन दोनों के अलावा और है ही कौन। काश मेरे 1-2 बेटे और होते तो उनकी भी मैं देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती करा देता। अब यही इच्छा है कि वैभव भी बड़ा होकर सेना में भर्ती हो या फिर डॉक्टर बने, आगे उसकी मर्ज़ी रहेगी। फिर कुछ आजीविका की बात चली तो वो बोले, मेरे गांव में मेरी काफ़ी ज़मीन है, पुश्तैनी हवेली है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम 3 जनों का बड़े अच्छे से गुजारा होता है। हमने गांव में छोटा सा अस्पताल बनवाया, मुफ्त इलाज होता है। 6 डॉक्टर हैं वहाँ, जिनके इलाज कराने दूर दूर से लोग आते हैं। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। जिस व्यक्ति के दोनों जवान बेटे शहीद हो गए हों, वो कितनी ज़िंदा दिली से बात कर रहा है। फिर भी हिम्मत करके मैंने पूछा, आप क्या अपने पोते को भी शहीद होते हुए देख सकोगे अगर वो सेना में भर्ती हुआ तो? उनके होंठों पर फीकी सी हंसी तैर गई। गोद में बैठे हुए वैभव के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने थोड़ा भावुक होकर कहा, कौन बाप अपने पुत्र की अर्थी को कंधा देना चाहता है, पर देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। आज लोग मुझे मेरे बेटों के नाम से जानते हैं, ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। मेरी बहू राधिका बहुत ही सुशील और संस्कारी है। पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत करता है। मैंने पूछा, आपकी बहू की उम्र तो अभी कम होगी, ज़िंदगी तो बहुत लंबी है। दूसरे विवाह के बारे में तो ये कहते कहते मैं रुक गई। तब वे खुद ही बोले, मैंने उससे कहा भी, बेटा तुम अभी छोटी उम्र की हो, दूसरा विवाह कर लो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो। पर वो कहती है, पापा ये क्या पता कि मेरे दूसरे पति की उम्र भी कितनी हो। कम से कम मैं आज कैप्टन विक्रम सिंह की पत्नी के नाम से तो जानी जाती हूँ। ये पहचान मेरे लिए बहुत बड़ी है। मेरे माँ बाप ने तो मुझे आप लोगों को सौंप दिया था। अब मैं ही आपकी बेटी और बेटा दोनों बनकर रहूँगी, और अब बहू मेरी बेटी ही बन गई है। हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, खूब बातें करते हैं, बहस करते हैं और रूठना मनाना भी करते हैं। वे मुस्कुराकर आगे बोले, बड़ी ज़िद्दी है राधिका, जो भी ठान लिया वो करके ही छोड़ती है। मैं उससे हार जाता हूँ और जिसका मुझे दुख भी नहीं होता। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश, समाज और परिवार के लिए कितनी मौन कुर्बानियाँ देते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, आप एक आदर्श हैं हम सबके लिए। वे मुस्कुराए और बोले, मुझे भी अच्छा लगा। अनाउंसमेंट हो गया गाड़ी के आने का, चलो अपने अपने बच्चों से मिलते हैं। फिर वैभव से बोले, इनको नमस्ते करो, देखो बड़ी दीदी है ना। तो वैभव ने झट से मुझे नमस्कार किया। मैंने उसे गोदी में उठाकर प्यार किया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मेरे पास उस मासूम के लिए। मैंने भरे मन से हाथ जोड़कर उनसे विदा ली। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और हम अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। मेरी बिटिया मिली अपनी सब सहेलियों के साथ, और उनकी चमकती हुई आवाज़ों में वैभव की खिलखिलाती हुई हंसी कहीं गुमसी हो गई। टैक्सी में बैठते समय मुझे वे बुज़ुर्ग और उनकी बहू वैभव को गोदी में लिए जाते हुए नज़र आए। वे बहू से बात करते हुए जा रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वे एक ससुर और बहू हैं, बल्कि एक पिता अपनी बेटी से बात करता चलता हुआ दिखा। वे बुज़ुर्ग कितनी बड़ी सीख दे गए, बिना कुछ सिखाए कि अपने देश से बड़ा कुछ भी नहीं। जो भी करना है निस्वार्थ करो, और अपने परिवार के लिए भी। आज वे सब कुछ खोकर भी कितने संतुष्ट दिखाई दिए, जबकि कितने लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनको संतुष्टि नहीं होती। लोग ज़िंदगी भर दूसरों को ही नसीहतें दिए जाते हैं, और जब अपने ऊपर बात आती है तो खिसक जाते हैं। पर वे बुज़ुर्ग अपने आप में एक मिसाल हैं।